एक्सक्रीटरी सिस्टम नॉर्मल हम देखें तो हमें पता है कि क्या कर रहा है, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल जो भी है ना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना बॉडी से, है ना, रिमूव करना, या हम बोले आउट ऑफ द बॉडी रिलीज करना, या इसी चीज को बोल देते हैं एक्सक्रीट। ठीक है, बाहर निकालना, और जो वेस्ट निकला उसको बोल देते हैं एक्सक्रीटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन, तो हमें पता है वो है किडनी। ठीक है, किडनी क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम या ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल था उसको क्या करेगा, वेस्ट को बाहर रिमूव कर देगा। ठीक है, प्यूरिफाई करके हम क्या करते हैं, सिस्टम के थ्रू बाहर रिमूव कर देते हैं। एक तो ये चीज हो गई। साथ के साथ किडनी की अगर हम बात करें, वेस्ट तो वो रिमूव कर ही रहा है, दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी का फ्लूइड, बॉडी में फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड है, वाटर का प्रोपोर्शन है हमारी बॉडी में, और साथ के साथ आयंस। ठीक है, आयंस प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप के, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फेट हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या होगा, आयंस। फ्लूइड का और आयंस का बैलेंस मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है, किडनीज कर रही है। ठीक है, बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। एक फंक्शन तो हो गया ऑस्मो रेगुलेशन, एक अगर हम बोले दूसरे तरीके से इसी चीज को, तो ब्लड को प्यूरिफाई करके वेस्ट को बाहर निकालना। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन याद रखना है कि ये काम कौन कर रहा है, किडनीज कर रही है। ठीक है, उनके सपोर्ट से हो रहा है। सभी नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है, सब में ही टेंडेंसी है कि वो अपनी एक ऑस्मोलैरिटी या अपना एक फ्लूइड और आयन का बैलेंस विद रेस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। जिससे कि क्या हो, हमारी बॉडी में अगर मान लो आयंस का लॉस हो गया या वाटर का लॉस हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। जैसे इन केस ऑफ डायरिया, किसी को डायरिया हो गया तो क्या हुआ, उसकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया तो बीमार है। वाटर का कितना आपकी बॉडी में होना चाहिए, वो भी एक लिमिटेड है कि इतना होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप क्या हो गए, अनहेल्दी। ठीक है, या हम बोले फ्लूइड का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, उस केस में भी क्या होता है, जैसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, किसी को एनर्जी देनी है। ठीक है, या हम ORS दे देते हैं, उसमें भी क्या जाते हैं, आयंस भी जा रहे हैं और आपके एक तरीके से वाटर भी जा रहा है। तो ये सब क्या है, एक ऑस्मो रेगुलेशन है, आपकी बॉडी में इस चीज का बैलेंस होना चाहिए। इसी चीज को क्या बोल देते हैं, एक तरीके से होम्योस्टेटिस भी बोल देते हैं। होम्योस्टेटिस मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट जो है हमारी बॉडी का, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, उसको मेंटेन रखना, बाहर एनवायरनमेंट से अलग। ठीक है, बाहर एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा, लेकिन हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या करना, मेंटेन करके रखना। ठीक है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज थोड़ी होता है, वो फिक्स है। ठीक है, उस चीज को मेंटेन करना, ये भी एक तरीके से बैलेंस बनाना बॉडी में, तो ये भी एक तरीके से किडनी का ही काम है। ठीक है, अब किडनी तो हमने बोल दिया कि दिस इज द प्राइमरी ऑर्गन। ठीक है, मेन फिल्ट्रेशन का, होम्योस्टेटिस का, ऑस्मो रेगुलेशन का काम किडनी कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, तो एक तो किडनी हो ही गई। ठीक है, लेकिन अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो देयर, जैसे कि लंग्स, ठीक है, स्किन और लिवर, और बाकी हम देखते हैं हमारी इंटेस्टाइन भी। भाई हम जो फूड खा रहे हैं उसमें जो चाहिए था वो एब्जॉर्ब हो गया, जो वेस्ट बचा वो एक्सक्रीटा के फॉर्म में बाहर रिमूव हो गया, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से इंटेस्टाइन भी क्या कर रही है, एक्सक्रीटा रिमूव करने का काम कर रही है, तो वो भी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दूसरी बात करें हम लिवर की, लिवर में भी क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, अभी हम देखेंगे। जो आपके क्या है, कुछ मेटाबोलाइट्स हैं, उनसे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हमारा लिवर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसको भी उसी कैटेगरी में काउंट करते हैं। स्किन की अगर हम बात करें, हमारी स्किन से क्या हो रहा है, पर्सपायरेशन हो रहा है, पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, उस स्वेट के थ्रू भी क्या होता है, सर्टेन जर्म्स किल हो रहे हैं,
हमारी बॉडी के कुछ ना कुछ उसमें से आयंस भी निकलते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। पानी भी निकल रहा है और साथ के साथ क्या हो रहा है, आयंस, तो वो भी हमारी स्किन क्या करती है, एक तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करती है। सही है। लंग्स में हमने देखा लास्ट चैप्टर में ब्रीदिंग वाले में कि हम CO2 एक्सेल करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग वाले चैप्टर में हमने ये देखा ना कि CO2 क्या एक टॉक्सिक गैस है, उसको ज्यादा अमाउंट में हम बॉडी में नहीं स्टोर कर सकते, हमें क्या करना है, साथ के साथ उसको बाहर एक्सेल करना है। तो वो काम कौन कर रहा है, लंग्स कर रहे हैं। लिवर कैसे, लिवर क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है ना, कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जो हाईली टॉक्सिक है, उन वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि लिवर क्या जिससे कि किडनी बाद में उसको एक्सक्रीट कर सके, तो वो ओवरऑल प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है, लिवर में बहुत तरीके के प्रोसेस, जैसे अभी आप देखोगे, मैं अभी बताऊंगी, अमोनिया को क्या करता है, वो कन्वर्ट करेगा यूरिया में, यूरिया साइकिल होती है, ठीक है। तो जो हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, या जैसे हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल कोई बंदा पीता है तो बॉडी में जो अल्कोहल करा, तो उसको क्या करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, या उसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो वो काम कौन करता है, वो भी लिवर कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम, या डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा, जैसे लंग्स स्किन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा, वो प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सही है यहाँ तक। अब देखो यही चीज देखते हैं, दो चार बातें। तो एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल बॉडी, किस लिए, जिससे कि हमारी बॉडी का इंटरनल कॉम्पोजिशन या इंटरनल बैलेंस बना रहे। भाई बॉडी में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ ब्रेक हो रहे हैं, तो उनमें कुछ ब्रेक जो हो रहा है, जैसे CO2 की बात करें, CO2 कहाँ से आ रहा है, वो भी एक तरीके से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ही है, तो उस प्रोडक्ट को हमें बाहर निकालना है। ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी एक बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। CO2 जैसे लंग्स ने कर दिया, बाहर निकाल दिया, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनको कौन निकालेगा, उनका बैलेंस कौन मेंटेन करेगा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम विल हेल्प इन दैट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, हेल्प जो करेगा वो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखो एनिमल्स की बात करें, पूरा किंगडम है, ठीक है, उसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, है ना, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो हमने क्या करा हुआ है, पूरे एनिमल सिस्टम को या एनिमल किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कि वो कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, ठीक है, बॉडी से जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, उसके बेसिस पर लिविंग वर्ल्ड को या एनिमल वर्ल्ड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाईली वेस्ट प्रोडक्ट जो देखे गए हैं, वो देखे गए हैं अमोनिया, ठीक है, पहला हो गया अमोनिया, दूसरा हो गया हमारा यूरिक एसिड, और एक है यूरिया, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव हो रहे हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 कैसे रिलीज हो रहा है, लंग्स के थ्रू, ठीक है। बाकी हम देखेंगे आयंस वगैरह भी सिस्टम के थ्रू रिमूव होंगे, ठीक है। जब हम पूरा देखेंगे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम उसमें देखेंगे आयंस का बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। तो फिलहाल अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया जो बेस मेजर क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनके बेसिस पे 3 तरीके के एनिमल्स को डिफाइन करा गया, ठीक है। एक इन्होंने बोले हैं अमोनोटेलिक, ये क्या रिलीज करते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं अमोनिया, ठीक है। क्या एक्सक्रीट करेंगे ये, अमोनिया। अब दूसरी बात, एक मैंने बताया अमोनिया, एक है फिर यूरिया, एक है यूरिक एसिड, ठीक है, 3 वेस्ट प्रोडक्ट है ये। अमोनिया की अगर हम बात करें तो ये है हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, ठीक है। यूरिया की टॉक्सिसिटी इन कंपैरिजन टू अमोनिया क्या है, कम है, तो इसको हम लिख देते हैं मिडिल में टॉक्सिसिटी, ठीक है। और यूरिक एसिड की है सबसे कम, लेस टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक। एलिमिनेशन मतलब रिमूव करना, किसी चीज को बाहर निकालना, ठीक है।
कहाँ लिखा है एलिमिनेशन? अच्छा यहाँ पे एलिमिनेशन मतलब रिमूव करना या बाहर निकालना बॉडी से, ठीक है, सही है। तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, यूरिया उससे कम टॉक्सिक है, और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है, अगर सिर्फ हम इन तीनों की बात करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों बॉडी में कहां से आ रहे हैं? जैसे हमने देखा CO2 कैसे आ रहा था, जब हमने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा तो लास्ट में CO2 हमारा बाई प्रोडक्ट बन रहा था। तो ये अमोनिया, यूरिक एसिड वगैरह कहां से आ रहे हैं बॉडी में? हमारी बॉडी में क्या है? प्रोटीन्स आर देयर, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, हम खाते भी हैं प्रोटीन। दूसरी बात, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जैसे DNA और RNA, सभी बॉडी में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ ब्रेक हो रहे हैं। तो ऐसे ही अमोनिया, प्रोटीन्स में क्या होता है? अमीनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, पता है ना सबको? NH2 ग्रुप होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसमें भी अमीनो ग्रुप होता है। तो जब ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं होगा, तब क्या होता है? तब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। जो डिग्रेडेशन की साइकिल है या कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो अमोनिया कैसे आया बॉडी में? थ्रू डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन या कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अगर हम बात करें अमोनिया की अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है ना एनिमल्स को, एक हो गए अमोनोटेलिक। तो जब ये अमोनिया बना, तो ये वाले जो एनिमल्स थे अमोनोटेलिक, इन्होंने क्या करा? अमोनिया को डायरेक्ट अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, सही है। कौन से एनिमल्स होते हैं ये? मेजरली एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि फिशेस होंगी, जो पानी में रहने वाले एम्फीबियंस हैं, ठीक है। क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बॉडी से वी नीड हाई अमाउंट ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी, फिशेस की कह लो, या जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, उनकी बॉडी इसी तरीके से अडेप्टेड है, सही है। उनके पास क्या है? बहुत सारा पानी है, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं? पानी के थ्रू, जैसे उनकी बॉडी में अगर पानी एक लिमिटेड अमाउंट ही होगा ना बॉडी में, पानी में, ओ सॉरी, बॉडी में पानी का, ठीक है, तो वो बाहर पानी में निकाल भी देंगे, क्योंकि उनके सराउंडिंग में भी वाटर है, बॉडी से रिलीज कर दिया, डिफ्यूजन के थ्रू उसको रिलीज कर दिया, उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी है, सही है। तो उनके लिए ये इफेक्टिव मेथड है। उन्होंने क्या करा? इसको डाइल्यूट करा और अमोनिया को बाहर सराउंडिंग में रिलीज कर दिया। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, तो हमारी बॉडी में अगर बहुत सारा पानी इसको चाहिए अमोनिया को डिसॉल्व होकर निकलने के लिए, तो सारा पानी तो बॉडी में से नहीं निकल सकता ना, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा? फिर सर्वाइवल का ही खतरा हो जाएगा, ठीक है। पता चला सारा बॉडी में से पानी लूज हो गया, तो आदमी तो मर जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स हैं या टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, जो लैंड वाले एनिमल्स हैं, उनमें ये अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है, और ये काम होगा लिवर के थ्रू, ठीक है। अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक फॉर्म थी, उसको क्या करा गया है? उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे कि क्या हो? एक तो ये हो जाएगा लेस टॉक्सिक, तो ये क्या कर सकते हैं? थोड़ी देर बॉडी में रुक भी सकता है, ऐसा नहीं है कि इसे को फटाफट रिमूव करना है। दूसरी बात, ये थोड़ी देर स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि इतना हार्मफुल नहीं है, अमोनिया ज्यादा हार्मफुल है, उसको नहीं रख सकते हम, सही है, लेस टॉक्सिक, और इसको रिमूव करने के लिए पानी भी कम चाहिए, ठीक है। इन कंपैरिजन टू अमोनिया, पानी क्या चाहिए यहाँ? वाटर रिक्वायरमेंट है लेस, ठीक है। तो जैसे हमारा यूरिन भी होता है, तो उसमें क्या है? पानी तो उसमें भी है, लेकिन यूरिया क्या है? कम पानी के साथ निकल गया, इतना पानी नहीं चाहिए जितना फिशेस को या अमोनिया को बाहर रिलीज करने के लिए चाहिए, ठीक है। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, हाँ, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है, यूरिया रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक, सही है, यूरियोटेलिक। जैसे कि ह्यूमंस, याद रखना है, ह्यूमंस कैसे हैं? यूरियोटेलिक, यूरिया रिलीज करते हैं, सही है। तीसरी कैटेगरी है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है? लीस्ट टॉक्सिक है, यहाँ पे भी लिखा है, सबसे कम टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड। इसमें क्या हो रहा है? ये मीडियम इंटेंसिटी का था यूरिया, इसमें क्या चाहिए? एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चाहिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम
अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, सबसे कम चाहिए। और ये कैसा होता है, हाईली कंसंट्रेटेड हो गया ये यूरिक एसिड, कैसा हो गया, हाईली कंसंट्रेटेड। इन्होंने क्या करा, यूरिक एसिड से भी, यूरिया से भी यूरिक एसिड बना लिया। अब आप देखोगे ये किस में मिलता है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, इनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, ठीक है, और रेप्टाइल्स। अब बर्ड्स में आप देखोगे, आपने बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स देखी होंगी। ड्रॉपिंग्स किसको बोलते हैं, बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स बोल दो, या एक्सक्रीटा बोल दो, या फिर पैलेट भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कबूतर सारा घर गंदा करके जाते हैं ना कभी कभी, तुम्हारे यहाँ नहीं पता लेकिन हमारे यहाँ तो है ऐसा, ठीक है। या फिर रेलवे स्टेशन पे आप देख लो, बस स्टैंड पे देख लो, तो वो क्या है, उसको हम नॉर्मल वे में क्या बोल देते हैं, बीट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनको ड्रॉपिंग्स बोलते हैं, वैसे ये पैलेट है, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, वो क्या है, बेसिकली यूरिक एसिड के पैलेट्स हैं। अब आप देखो, उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए कोई पानी तो नहीं चाहिए, वो तो हाईली सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड सा ही होता है वो, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम कि हाईली कंसंट्रेटेड है। उन्होंने जो अपना वेस्ट बाहर रिलीज करा, या हम बोले यूरिक एसिड जो बाहर एक्सक्रीट आउट हुआ, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिलीज हो गया, ठीक है, उन्हें पानी का रिक्वायरमेंट इतना नहीं है। और इस बात को आप ऐसे भी समझ लो कि बर्ड के बॉडी में ज्यादा पानी कहाँ होगा, बर्ड कितना पानी पीती है, और वो ज्यादा पानी बॉडी में स्टोर कर लेगी तो उड़ेगी कैसे, ठीक है, उसे उड़ना है, ठीक है ना। और दूसरी बात आप देखो, रेप्टाइल्स भी यही प्रोसेस यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स रहते हैं ड्राई रीजन्स में, उनके पास वैसे ही पानी की कमी है, ठीक है। जैसे छिपकली है, छिपकली को पानी पीते देखा किसी ने, नहीं देखा ना। छिपकली है, ये ड्राई रीजन्स में रहते हैं रेप्टाइल। ऊपर से इनकी जो स्किन है वो भी क्या कर रही है, वो भी ऐसे ही अडेप्टेड है कि वाटर का लॉस कम से कम हो, ठीक है। बाहर की स्किन कैसी होती है, अजीब सी सूखी तो सूखी। मैम वो कभी पानी नहीं पीते हैं? हाँ, मैम तो मतलब छिपकली कभी पानी नहीं पीती? नहीं, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो उसके फूड से पूरा हो रहा है, इस बात को ऐसे समझो, ठीक है। मैम रैबिट भी मुश्किल से दिखते हैं ना पानी पीते हुए। कौन, रैबिट, रैबिट, रैबिट तो यस पीता है। मैम। देखो एक होता है फिर मैम कैंगरू, हमारे यहाँ है, पर वो रोज, मैं उसको पानी देती हूँ तो पर वो रोज नहीं पीता, हाँ तो वो मतलब रैबिट मैंने देखा नहीं है वैसे। एक्सक्रीटा होता है, वो भी डिफरेंट होता होगा फिर, ठीक है ना। यस मैम, वो ड्राई ड्राई सा होता है। हाँ हाँ, एक होते हैं कैंगरू रेड, ये बिल्कुल ड्राई डेजर्ट्स में मिलता है, ठीक है। कहने को ये रेड है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल ड्राई रीजन्स में बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि ये कभी पानी नहीं पीता, नेवर ड्रिंक वाटर। इसका जो रिक्वायरमेंट है बस इसके फूड से पूरा हो जाता है, बाकी जो बॉडी में प्रोसेस है उनमें जो वाटर बनता है उससे पूरा हो जाता है, ठीक है। तो उसको पानी की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंट एनिमल्स अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, कि वो कहाँ पर रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनका सिस्टम उसी तरीके से डेवलप हो गया है। समझ आ गई ये बात। तो बेसिकली क्या है, तीन कैटेगरी है। पहली है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। याद क्या रखना है, याद रखने हैं इनके एग्जांपल्स। अमोनोटेलिक कौन है, जो अमोनिया रिलीज करते हैं, और अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, उसको पानी चाहिए बाहर डिफ्यूज होने के लिए या बाहर एक्सक्रीट आउट होने के लिए। तो कौन करेगा, वही कर सकता है जो ज्यादा पानी में सर्वाइव कर रहा है, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस, ठीक है। यूरियोटेलिक मिडिमम मिडिल टॉक्सिसिटी का है, हाईली टॉक्सिक नहीं है। तो किसके अंदर है ये, जो लिमिटेड वाटर के साथ एक्सक्रीट आउट हो सकता है, जैसे कि मैमल्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है। और बर्ड्स और उनके अंदर रेप्टाइल्स में आपको मिलेगा यूरिकोटेलिक, जो क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ ये एक्सक्रीटा रिलीज हो जाता है। समझ आ गई इतनी बात। पैरेट है ना, हाँ, बर्ड क्या है, तो अब देखो बॉडी ना उसी तरीके से अडेप्ट हुई है। बर्ड को उड़ना भी है तो वो इतना पानी स्टोर कर लेगी, एक गिलास पानी वो पी लेगी, तो वो उड़ेगी कैसे फिर, ठीक है। और उनकी बोन्स भी कैसे होती है, न्यूमैटिक बोन्स होती है ना, बोन्स भी हॉलो है उनकी, जिससे बॉडी क्या रहे, हल्की रहे, सही है। ये तीनों याद कर लेना, इनके एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है एनिमल्स और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये आपने वैसे एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि किस एनिमल में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम क्या है, ठीक है। अगर जैसे हम बात करें मैमल्स की या ह्यूमन की,
तो हमारे अंदर क्या है मेन ऑर्गन? किडनी, ठीक है, ये सबको पता है। कॉकरोच इज इंपॉर्टेंट, कॉकरोच में होते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इनके ऑर्गन का नाम है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। अर्थवॉर्म्स में, एनालिड्स में जो मेन ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड नेफ्रीडिया, ये नाम एज इट इज याद करने हैं, ठीक है। प्लेटीहेलमिंथेस यानी कि फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, और बाकी किसी किसी एनालिड्स में बेसिकली जो है ये याद रखना है, प्लेटीहेलमिंथेस में क्या मैम होता है? मेल्फिजियन क्या होता है? क्या चीज? प्रोटोनेफ्रीडिया, और प्रोटोनेफ्रीडिया सेकेंड लास्ट फ्लेम एक बार। सेल्स। ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ये पूछ रहे हो? बोलो। नो मैम, सेकेंड लास्ट जो है। सेकंड लास्ट यही तो हुआ ना, यस मैम। ये वाला। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल नाम है, जैसे किडनी है ना, कुछ स्ट्रक्चरल ऑर्गन है फॉर एक्सक्रीशन, ऐसी कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, ये नाम है सारे। प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, स्ट्रक्चर हमें किसी का नहीं पढ़ना, स्ट्रक्चर हमें किडनी का पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें कॉकरोच का और अर्थवर्म का अलग से भी स्ट्रक्चर्स पढ़ाए गए हैं ना चैप्टर 8 में, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सही है। अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक है। पहली बात कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का रोल क्या क्या है वो हमने देख लिया। पहली बात तो वही कि जो मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट है यानी कि यूरिया, उसको एक्सक्रीट आउट करना। बाकी हमने देखा फ्लूइड और आयंस के बैलेंस को मेंटेन करना, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन बनाए रखना बॉडी का, सही है। इसी चीज को हमने बोला था होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट कौन बनाएगा? फ्लूइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, आयंस बनाएंगे, ठीक है, इसको मेंटेन करके रखना। ये सारे काम कौन कर रहा है? एक तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, ठीक है, लेकिन जो मेन ऑर्गन है वो क्या है हमारा? किडनी। माइक ऑफ करो आजाद, माइक ऑफ करो, ठीक है। जो मेन ऑर्गन क्या है? प्राइमरी ऑर्गन इज किडनी, ठीक है। अदर ऑर्गन्स कैसे हैं? स्किन, लिवर, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेन स्ट्रक्चर्स की। ये है जैसे कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या है? जैसे हमने उसमें पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पढ़ा ब्रीदिंग में कि ट्रैकिया इज देयर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, ऐसे बन रहा था। ऐसे यहाँ पे क्या है? किडनीज आर द मेन ऑर्गन। जैसे वहां पर लंग्स थे, यहाँ किडनी है। किडनी कितनी है? 2, ठीक है, 2 किडनी है, या बोल सकते हैं 1 पेयर, ठीक है। सिमिलरली किडनी से, किडनी में क्या होता है? मेनली एक्सक्रीट या हम बोल सकते हैं यूरिन का फॉर्मेशन होगा। वो यूरिन यहां से बनने के बाद यूरेटर्स के थ्रू, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं यूरेटर, इनके थ्रू क्या होगा? बाहर आएगा, सही है। ये भी कितने हैं? 2, या बोल सकते हैं हम 1 पेयर, ठीक है। दोनों किडनी में से एक एक यूरेटर बाहर निकलेगा, ठीक है। दोनों यूरेटर कहाँ पहुंचे? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये जो यूरिन लेकर आएंगे वो किडनी से ये कहाँ लाके स्टोर कर देंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर है कितना? ओनली 1, ये 2 नहीं है, ओनली 1, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली स्टोरेज हो रहा है, जो यूरिन होगा वो इसमें स्टोर होता रहेगा। और जब हमें लगेगा कि कैपेसिटी, इसमें भी होती है मसल्स आर देयर, उनमें क्या होता है? मसल्स में जब ये होगा कि हाँ जी कैपेसिटी इतनी हो गई, फुल होने वाला है, तो अब तब आपको लगता है कि हाँ अब मुझे बाथरूम जाना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आ रहे हो और आप एकदम बाथरूम जा रहे हो, स्टोरेज इज देयर, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसके बाद एक लिमिटेड अमाउंट के बाद आप वॉशरूम जाते हो फिर, ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। फिर यूरिनरी ब्लैडर से बाहर एक ओपनिंग इज देयर जिसको हम बोल रहे हैं यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैडर ऐसे है और यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग इज ऑल्सो देयर, उसके बाद यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहा है बाहर, इस स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? 2 किडनी है, एक पेयर है यूरेटर्स का यानी कि 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो नीचे ओपनिंग है या स्मॉल ट्यूब इज देयर उसको बोलते हैं यूरेथ्रा,
सही है, आगे देखें, बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ब्लैडर एक तरीके से ऐसे समझ लो आप, स्टोरेज का ऑर्गन है। यूरिन फॉर्मेशन तो कंटिन्यूअसली हो रहा है, किडनीज में क्या हो रहा है, यूरिन कंटिन्यूअसली बन रहा है, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है 24 घंटे, ठीक है। तो ब्लड से जब प्यूरिफिकेशन हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन होगा, तो वो क्या होगा, आप हर टाइम बाथरूम में ही थोड़ी रहते हैं। जब एक लिमिटेड अमाउंट के बाद स्टोरेज कहाँ पर हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। इसको ऐसे, ब्लैडर एक तरीके से बलून लाइक ही मान लो आप इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूरिन बनता जा रहा है और इसमें स्टोर होता जा रहा है, ठीक है। तो एक कैपेसिटी तक ये फुल होता है, उसके बाद यू नीड टू अर्ज, कि आपको लगता है कि हाँ अब मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक तरीके से स्टोरेज का काम हो रहा है ब्लैडर में, ठीक है। जैसे गल ब्लैडर होता है पाइल जूस का स्टोरेज। हाँ ऐसे मान लो, ठीक है। स्टोरेज का काम, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे बाथरूम में ही थोड़ी हो, ठीक है ना। तो उसको स्टोरेज भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस तो कंटिन्यूस चल रहा है, प्रोसेस रुक थोड़ी रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो ही रहा है, लेकिन वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मान लो आप, जैसे भी मान लो आपके वो ब्लैडर में आके स्टोर होता है। और उसके बाद लिमिटेड टाइम के बाद, कि जब आपको लगता है कि हाँ इतना फुल हो गया, या आपको अर्ज लगती है, फॉर मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं, तब आप जाते हो बाथरूम। मैम इसमें हम सिस्टम ऑफ नेफ्रॉन भी पढ़ेंगे ना? क्या पढ़ेंगे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, हाँ मैम। हाँ नेफ्रॉन तो पढ़ेंगे ही। आज नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है ना। अभी पहुंचेंगे नेफ्रॉन का, पहले किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या पूछ रहा हम, यूरिनरी ओपनिंग यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मैंने बताया ना, जैसे कि ब्लैडर है, ब्लैडर के बाद एक ऐसे ट्यूब से स्ट्रक्चर होता है स्मॉल, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा में फिर ओपनिंग है, उसको बोल रहे हैं ओपनिंग, ठीक है। यूरिनरी ओपनिंग यूरेथ्रा में है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट है, ठीक है। उसको बस इन्होंने लिख दिया है, यूरेथ्रा को ओपनिंग नहीं बोलेंगे ना, ओपनिंग किसको बोल रहे हैं, एक तरीके से होल को बोल रहे हैं। ये ट्यूब का जो होप है, होल है, उसको ओपनिंग बोल दिया, ऐसे ही लिखते हैं बायो में, ठीक है। और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम अलग है, उसको बोल रहे हैं यूरेथ्रा। समझ आई बात? जैसे एनस भी आप पढ़ोगे, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा ना, उसमें भी होता है एनस, और जैसे एनस बनाएंगे इधर और फिर बनाएंगे एनल ओपनिंग, तो जहां पे भी ओपनिंग होगा यानी कि होल है, उसको अलग से लिखा ही जाता है, इसको बोलेंगे फिर एनल ओपनिंग, और ये होगा ऊपर एनस, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं मिटा देती हूँ जिससे तुम्हें डायग्राम क्लियर सा हो, सही है। अब देखते हैं किडनीज, ठीक है, क्योंकि किडनी क्या है, हमारा मेन ऑर्गन है, ठीक है। बाकी क्या है, यूरेटर्स आर देयर, यूरिनरी ब्लैडर आर देयर, लेकिन वो हेल्प कर रहे हैं। मेन जो यूरिन फॉर्मेशन का, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम हो रहा है, वो किसमें हो रहा है, किडनीज में। तो पहले हम किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। पहली बात, किडनी की लोकेशन क्या है। तो किडनी दो थी, दो है ना नंबर में, तो दोनों कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट और राइट साइड में, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। आगे या पीछे, डॉर्सल पोजीशन इज देयर, डॉर्सल, ठीक है। आगे नहीं है, पीछे की तरफ है, ठीक है, बैक की तरफ है, डॉर्सल पोजीशन इज देयर, एक लेफ्ट में एक राइट में। एग्जैक्ट लोकेशन कैसे देखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा, पीछे की हड्डियां हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम में थोरैसिक वर्टिब्री होती है, एक ऊपर की जो वर्टिब्री होती है, जो थोरैक्स, यहाँ से चेस्ट से शोल्डर से स्टार्ट होके हमारी कमर तक जा रही है, उसको बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैक्स रीजन की बोन से, एक तरीके से थोरैक्स रीजन की बोन के बाद स्टार्ट होता है लंबर वर्टिब्री, ठीक है। लंबर वर्टिब्री कहाँ आती है, जो हमारा कमर का पोर्शन, जैसे आपने स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम देखा होगा ना, ऐसे करके मुड़ा हुआ होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हो गया थोरैसिक वर्टिब्री, और जो ये नीचे का पोर्शन है जो कमर में आ गया, बेसिकली दैट इज लंबर वर्टिब्री। तो किडनीज कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सली बैक की तरफ, T2 से लेके L1 L2 के बीच में। T2 क्या है, थोरैसिक की जो 12th वर्टिब्री है, जो थोरैसिक वर्टिब्री ये लिखा है ना मैंने ऊपर, इसमें कितनी बोन्स होती हैं, इसको ऐसे मान लो, इसमें 12 बोन्स होती हैं,
और इनकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4। यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी, नेक के पास है 1, फिर उसके नीचे वाली 2, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक ऐसे ऐसे करते करते 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो कमर वाली वर्टिब्री है उनको हमने फिर से 1 से स्टार्ट करा है, उनको हम लिखेंगे L1 L2 L3 और L5। ठीक है, तो किडनी कहाँ लोकेटेड है? L2 से L3 के बीच में। समझ आइए बात, ये जो लिखा है T2 L1 L2 कहीं से स्टार्ट होगी कहीं तक होगी ना, तो ये जैसे T2L है यहाँ पे, उसके बाद L1 और ये L2। ठीक है, इतने पोर्शन में आपकी किडनी प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी ना किडनी की भी, तो वो लेंथ उस रीजन में प्रेजेंट है। समझ आइए बात, लोकेशन कैसी है, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। बोलो, बाकी सबको बताना है। थम्स अप, आवाज भी नहीं आ रही। मैम ये वाला दोबारा समझा दो, B12 Yes, ये ma'am. जो था टी L1 से L2 तक। थोरैसिक, टी का मतलब है थोरैसिक। देखो यहाँ पे, हाँ जिसको समझ आ गया बढ़िया। देखो पीछे जो हमारी बोन्स है ना, ऐसे करके होती है ये थोरैसिक। पीछे छू के देखो अपनी कमर, पीछे हड्डियां छूने में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो इनकी नंबरिंग होती है, ये थोरैक्स के रीजन में, या हम बोले ऊपर चेस्ट के रीजन में होती है 12 बोन्स, और उसके नीचे 5 होती हैं कमर के रीजन में। तो इनकी नंबरिंग करी हुई है ऐसे T1 T2। टी का मतलब क्या है? टी मीन्स थोरैसिक, और L का मतलब होता है लंबर, जो कमर वाला रीजन में बोन्स है। तो इनकी नंबरिंग करिए T1 T2 T3 T12 तक। ठीक है, 12 बोन्स है क्योंकि, फिर उसके बाद जब लंबर या कमर वाले रीजन की बोन से स्टार्ट हुई तो उनकी नंबरिंग करी हुई है फिर L1 L2, L मीन्स लंबर, ऐसे L5 तक। ठीक है, तो किडनी कहाँ प्रेजेंट है? किडनी इन्हीं बोन्स के पास पीछे की तरफ है ना, आगे नहीं होती। T12 का जो लोकेशन है और L2 तक ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ नहीं। T1 T2 में नहीं कर सकते हम, कहाँ प्रेजेंट है? इन बोन्स की रीजन में प्रेजेंट है। समझ आइए अब बात? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा मैम, क्या एक ह्यूमन एक किडनी पे भी सरवाइव कर सकता है? हाँ कर लेते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि काम दोनों एक ही कर रही है, लेकिन यह है कि फंक्शनिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, बट यू कैन सर्वाइव। ठीक है ना? तो मैम वो अडेप्ट होने में भी तो टाइम लगता है ना, कि एक किडनी अडेप्ट हो गए। हाँ मतलब फिर रेस्ट्रिक्शंस विल बी देयर, ऐसा नहीं होगा जैसे आप फुल फ्लेज फूड रेस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होंगी, है ना? ओके मैम। साहित्य ने कुछ नाम तो बताया था, मैं भूल गई। पीयूष, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा कल? मैम ठीक हुआ है। ठीक हुआ है? कितने नंबर आए? दिया था? यस मैम, दिया है, मैं चेक स्क्रीनशॉट दिया। भेजना मुझे। ठीक है क्लास, ओके मैम। मैं कल को मार्कशीट आ जाएगी, मैं सबके नंबर देखने वाली हूँ किसके कितने हैं। यस। चलो, तो ये पोजीशन आपको क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग हमने देख ली। दूसरी बात, जैसे 2 किडनी की बात हम कर रहे हैं, तो जो राइट किडनी होती है ना, वो थोड़ी सी नीचे होती है। जैसे हमने लंग्स में भी बात करी थी ना, कि राइट लंग कैसा होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, और लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट। सिमिलरली अगर हम किडनीज की बात करें, तो राइट किडनी होती है थोड़ा सा नीचे, और लेफ्ट किडनी हाँ नीचे, और ये क्या होगी? थोड़ी सी ऊपर। ऐसे मान लो, ये तो बराबर बनाई है इन्होंने, ऐसे होती है ऊपर नीचे थोड़ा सा। ठीक है, राइट किडनी लोअर क्यों है? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लिवर इज प्रेजेंट। यहाँ पे ऐसे मान लो, जैसे यहाँ पे लिवर है, ठीक है, लिवर ने स्पेस ले लिया, तो राइट वाला जो ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर राइट किडनी प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस मिल गया, तो लेफ्ट किडनी क्या हो गई? ऊपर चली गई। समझ आई बात? तो राइट किडनी स्लाइटली लोअर है, लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे है। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर क्या है? लिवर प्रेजेंट है। क्या हुआ? हंसने वाली क्या बात हो गई? सोनिया को बहुत तेज हंसी आई, क्या बात हो गई मुझे ही बता दो। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? अब देखो, फिर मैमेलियन किडनी कैसी है? शेप आपको पता है, बीन शेप्ड होती है। ठीक है, बीन शेप्ड होती है, राजमे की तरह।
कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन या डार्किश ब्राउन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें तुम्हारी बुक में दी हुई है तो याद रखनी है ये, ठीक है। बीन शेप्ड है, डार्क ब्राउन कलर है, और एक कवरिंग, इनके बाहर क्या है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बाहर कवरिंग है, हार्ड कवरिंग इज देयर, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल का एक तरीके से कोटिंग है। हाँ हाँ, स्टमक तो है, लेकिन ये एक देखो ना, इसका पोर्शन, लिवर का जो स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर की वजह से, ये जो नीचे का लोब जो निकला हुआ है इसकी वजह से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, सही है। चलो, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। आगे दो चार बातें क्या दी हुई हैं कि लेंथ वेंथ भी याद रख लेना। लेंथ कितना है, अगर हम बात करें, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस की अगर हम बात करें, थिकनेस है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डायमेंशन याद रखना। वेट कितना होगा, 125 से 170 ग्राम के आसपास, ठीक है, सही है। दूसरी, अब शेप की बात करो तो बीन जो शेप है, एक शेप इधर का कैसा है, ये दिस इज कॉन्वेक्स, एक फेस जो है किडनी का वो कॉन्वेक्स है, और एक फेस कैसा है, जैसे ये है, तो ये कॉन्वेक्स फेस हो गया, और ये कैसा हो गया, कॉनकेव फेस, ठीक है। एक फेस है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स, सही है, इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ट्राई टू ग्रास्प इन वन शॉट। चलो, ऐसे बनाया, ठीक है। ऐसा मानो इसको, एक इसमें ऐसे मैंने रेड बना दिया और ब्लू बना दिया, और एक रेड बना दिया, ठीक है। पहले इतना देखो, जो किडनी का टिश्यू है, ये क्या है, ये किडनी है, ठीक है। जो रेड में आपको दिख रहा है, इस किसी टिश्यू से ही बनी है ना, किसी चीज से बनी है। पूरे किडनी के टिश्यू को क्या करा गया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आउटर टिश्यू जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। किडनी का है तो बोलेंगे इसको रीनल कॉर्टेक्स। ये क्या हो गया, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। रीनल जो टर्म्स आता है वो रेफरेंस में आते हैं किडनीज के, ये ध्यान रखना। आउटर टिश्यू को नाम दिया है रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला टिश्यू एरिया है इनर, उसको बोला है रीनल मेडुला, या बोल सकते हो सिंपली कॉर्टेक्स और मेडुला, सही है। अब क्या है, किडनी में अंदर ब्लड को भी जाना है, आर्टरीज को अंदर जाना है, यूरेटर को उससे बाहर आना है, तो यहाँ पर क्या है, एक ओपनिंग है, सही है। किडनी में चीजों को एंटर करवाने के लिए और वहां से यूरिन को बाहर निकालने के लिए एक ओपनिंग इज देयर, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग को हाइलम। हाइलम क्या है, ओपनिंग है। इस ओपनिंग के थ्रू आर्टरीज अंदर जाएंगी ब्लड लेके, रीनल आर्टरी ब्लड लेके कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, ठीक है। और रेनल वेन वो क्या करेगी, ब्लड लेके बाहर आएगी। आर्टरी और वेन का यही काम है ना, ब्लड को लेके जाना और लेके आना, लेकिन वो जाएंगी कहाँ से, उनको रास्ता दिया गया है, हाइलम। हाइलम है एक ओपनिंग, इसके थ्रू आर्टरी और वेन अंदर बाहर जाएंगी, और साथ के साथ यूरेटर। यूरेटर क्या कर रहा है, यूरेटर किडनी में से जितना भी यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो यूरिन को लेकर आता है बाहर, ठीक है। एक तरीके से पाइप ही है यूरेटर, क्या है, पाइप जैसा ही है ना, पीछे देखो डायग्राम में। मैम रीनल मतलब क्या होता है? रीनल इन रेफरेंस टू किडनीज मानो, ठीक है। रीनल, मैम मेड्यूला? मेडुला बेटा रीजन का नाम है, आउटर पोर्शन को नाम दिया गया है कॉर्टेक्स, और अंदर वाले रीजन को बोल दिया है मेडुला, ठीक है। मैम मेडुला तो ब्रेन में भी होता है ना? बताइए क्यों होते हैं, सेम से नाम आपको बहुत जगह मिलेंगे, क्योंकि इनका कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलर, ये देखने में एक जैसे होंगे, या इनका टिश्यू सेम होगा, ठीक है। इसके आप कॉर्टेक्स भी देखोगे बहुत जगह नाम दिया हुआ है, इनका स्ट्रक्चरल सेम होगा या इनका टिश्यू सेम जैसा होगा। जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा होगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, एंडोक्राइन सिस्टम अगर पढ़ा है तो उसमें भी एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला पढ़ोगे आप, तो उसमें भी यही है
कि जो बाहर का पोर्शन है उसको बोल दिया है कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला रीजन होता है उसको बोल दिया है मेडुला। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो हर जगह मिलेंगे, इसीलिए इसके आगे इन्होंने रीनल लगाया है, डायरेक्ट कॉर्टेक्स और मेडुला नहीं लिखा, उसके आगे क्या लगा दिया है, रीनल वर्ड लगा दिया है, जिससे ये पता लगे कि हम किडनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया रीनल कॉर्टेक्स क्या है, आउटर लेयर है, आउटर वाला टिश्यू है किडनी का, और अंदर वाला जो लेयर है, अंदर वाले टिश्यू है, उसको बोलते हैं रीनल मेडुला। ठीक है, अब देखो हाइलम मैंने बता दिया तुम्हें, हाँ ये हाइलम क्या है, एक ओपनिंग है। ठीक है, हाइलम एक ओपनिंग है, ये डोर की तरह काम करेगा। ठीक है, किसकी तरह काम करेगा, डोर की तरह, जिससे क्या आएगा, रीनल आर्टरी और नर्व्स तो अंदर जाएंगी, एंटर करेंगी, और वेन और यूरेटर बाहर निकलेगा। ठीक है, यूरेटर क्या करेगा, यूरेटर यूरिन को कलेक्ट करके बाहर लाएगा। सही है, समझ आई बात। यहाँ पे देखो, जैसे ये किडनी थी और किडनी के हमने नीचे बनाया था यूरेटर, तो यूरेटर क्या होता है, वैसे तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये प्रॉपर किडनी हो गई जैसे, और इससे जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर निकला वो हो गया यूरेटर। तो किडनी से बाहर निकलने के बाद तो ये सिंपल ट्यूब ही है। ठीक है, लेकिन जब ये किडनी की तरफ जाता है तो इसे क्या कलेक्ट करना है, इसे लिक्विड कलेक्ट करना है, यूरिन को कलेक्ट करना है। तो आप ये सोचो कि ये फनल का शेप का होगा, जैसे हमारे घर में भी होता है। घर में भी क्या होता है, एक ऐसे फनल नहीं होता कुछ लिक्विड पोर करने के लिए, बॉटल में जैसे लिक्विड भरने के लिए, तो सेम केस यहाँ पर है। नीचे तो ये ट्यूब जैसा है, लेकिन जब इसे यहाँ किडनी से ऊपर यूरिन को कलेक्ट करना है तो इसने क्या करा है, एक फनल जैसा चौड़ा स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, ट्राइंग वी शेप का, इसको बोल देते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, जब ये रीनल पेल्विस का पोर्शन किडनी से बाहर निकल गया, तब यही पोर्शन क्या होता है, यूरेटर की फॉर्म में आगे बढ़ता है। आगे फिर हम इसको रीनल पेल्विस नहीं बोलेंगे, तब हम इसको यूरेटर बोलेंगे। समझ आई बात। स्ट्रक्चर अच्छे से कर लो, ये तुम्हारे उसमें आ सकता है एग्जाम में कि किडनी बनाओ और लिखो। ठीक है, रीनल पेल्विस समझ में आ गया क्या है, एक एक चीज बता रही हूँ, बताते जाओ, ये मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, फनल शेप्ड स्पेस जो किडनी से बाहर निकल रहा है यूरिन लेके, और वही आगे चल के किसमें, यूरेटर में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे मानो। तुम्हारी बुक में नहीं लिखा है ये, लेकिन ये है ऐसा ही। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। अभी हमने देखा कि बाहर वाला पोर्शन है कॉर्टेक्स और अंदर वाला है मेडुला। अब इसमें मेडुला में क्या होता है, सर्टेन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, ऐसे ना आपको ट्राइंगल ट्राइंगल से मिलेंगे। ये 8 से 12 होते हैं, एक किडनी में कितने होंगे, 8 से लेकर 12 तक आपको ऐसे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर मिलेंगे। वैसे तो ट्राइंगुलर, लेकिन हम 3D में अगर इसको देखेंगे तो हम इसको पिरामिड बोलेंगे, इसीलिए इनको बोल देते हैं मेडुलरी पिरामिड, क्योंकि ये मेडुला वाले रीजन में है। ठीक है, मेडुला वाले रीजन में क्या है, कुछ ट्राइंगुलर कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर देयर, जिनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। सही है, अब आप देखो ये 8 से 12 के नंबर में होते हैं, 8 से 12 तक एक किडनी में आपको मिलेंगे। अब ये जो कॉर्टेक्स का रीजन था ना, ये सब रीजन कौन सा है, ये कॉर्टेक्स का रीजन है, बाहर का टिश्यू है ना, ये सब कॉर्टेक्स है। ये कॉर्टेक्स का पोर्शन क्या है, इन पिरामिड्स के बीच में भी आ रहा है कहीं कहीं। ठीक है, ऐसे। तो ये जो बीच का रीजन है, जो पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स का पार्ट है, उसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है। जो कॉर्टेक्स का पोर्शन मेडुला के अंदर धस गया है, उसने क्या बनाए, छोटे छोटे कॉलम बना लिए हैं, उसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। समझ आई बात। स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट अलग अलग। ठीक है, ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स के प्रोजेक्शन है, यानी कि रीनल कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट किसके अंदर चला गया है, मेडुला के अंदर। ठीक है, इनके बीच में जो ये ट्राइंगल आपको पत्तियां पत्तियां सी दिख रही हैं, इनके बीच में फंस गया है। ठीक है, उसको बोल रहे हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। और ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स है, इनको क्या बोला हमने, मेडुलरी पिरामिड। यहां तक क्लियर है सबको। बोलो भाई, सन्नाटा से कैसे छा गया बिल्कुल। यस मैम।
बाकी बच्चे सो तो नहीं गए? लगता तो यही है मैम, सो भी गए होंगे। नो मैम, इतनी नहीं, जल्दी नहीं सोते। उसमें ना नाम बहुत है, लेकिन स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि किसका क्या नाम है। सही है, नाम याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ किडनी विद डायग्राम, तुम्हारे सब्जेक्टिव पेपर में आ मैम डायग्राम आ जाएगा, क्या पता उसका स्ट्रक्चरल वो दे देते हैं। कितना इजी। जैसे मैम वो मिड टर्म में दिया था, हमें फ्रॉग का पूरा वो दे दिया था, और उसमें सारे उनके पास के नाम लिखने थे और उसका काम लिखना था, हाँ ऐसे। फंक्शन लिखने थे। फ्रॉग में क्या आया था? मैम फ्रॉग पूरा का उसका पूरी वो एनाटॉमी स्ट्रक्चर आ आई गया थी, था। उसके हाँ, सारे फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर का। डायग्राम। सारा ओवरऑल? हाँ यस यस मैम, मैम। उसमें वो पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन था। फ्रॉग में तो ये है, चलो फ्रॉग का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, लेकिन ये तो अपनी बात है, इसे अपना मानो ना किडनी को, तो इसको याद कर लो, ठीक है। यस मैम। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तभी तो क्लास में सन्नाटा हो गया था, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। हाँ मुझे की लगा सो ही गए सब, खत्म भी हो गई क्लास टाइम, बस देख लो यहीं तक मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया है। फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि इसमें नेमिंग्स बहुत ज्यादा है। अभी हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी बहुत सारे नेम्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर, लेकिन अच्छा है। अपना तो अपना होता है ना, वही मैं कह रही हूँ, इसे अपना समझ के पढ़ो कि भाई मेरे अंदर एक काम चल रहा है, ऐसे सोच के पढ़ा करो ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो तुम्हें अपने आप समझ में आया अच्छा ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने नाम सारे देख लिए। हाइलम क्या है? ओपनिंग है, ठीक है। रीनल पेल्विस वो रीजन है जो यूरेटर का रीजन ऐसे फनल शेप बना रहा है, वो क्या करेगा? ओवरऑल यूरिन को कलेक्ट करके यूरेटर में पास ऑन करेगा। इसको जाके पढ़ जरूर लेना, नहीं तो सब गायब हो जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में लिंक नहीं हो पाएगा। सही है, तो थोड़ा सा देख लेना जाके। तो मैंने तुम्हें बता दिया पिरामिड्स, ये जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ये कितने होते हैं? 8 से 12 एक किसमें है? किडनी में है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें देखो जो ये पेटल्स आपको दिख रहे हैं, पिरामिड्स जो दिख रहे हैं, इसमें लाइन लाइन सी दिख रही है ये ब्लैक कलर की, ये क्या दिखाया है? इन्हीं पिरामिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन्स आर देयर, ठीक है। ये क्या है जो ब्लैक लाइन सब दिख रही है? ये है नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स ही क्या है? नेफ्रॉन्स ही बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की, जो बेसिकली यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है। वो कौन कर रहा है? नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी में कौन कर रहा है? किडनी तो कर रही है, किडनी तो ऑर्गन हो गया, लेकिन यूनिट क्या है? यूनिट है नेफ्रॉन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और न्यूरॉन से कंफ्यूज नहीं हो जाना। ब्रेन में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन, और ये है नेफ्रॉन, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल लो या किडनी बोल लो, ठीक है। जो मेन यूरिन का फॉर्मेशन होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये नेफ्रॉन कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखो इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, इस किडनी को आपने लिया और उसको ऐसे बीच में से काट दिया इन्होंने। जैसे ये किडनी थी, उसको क्या करा, जैसे सेब काटते हैं ना, वैसे काट दिया बीच में से। तो अब ये क्या है? ये अंदर से दिख रही है हमें। तो ये देखो आउटर पोर्शन, ये वाला जो दिखा रहे हैं, कहाँ जा रही है लाइन? ये है कॉर्टेक्स, जो बाहर का टिश्यू है, जो आपको लाइट ब्राउन दिख रहा है। और बाकी अंदर वाला देखो, ये दिस इज मेडुला, सही है। दूसरी बात, जो बीच बीच में ये स्पेस रह गया, ये किसका पोर्शन है? बाहर वाले का पोर्शन है, जो अंदर की तरफ आ गया है, जो मिडिल में आ गया है। इसको हम बोलेंगे रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, सही है। जो ये ट्राइंगल्स हैं, दीज आर पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स, ठीक है। और इन्हीं पिरामिड का जो नीचे का पोर्शन होता है, ये एपेक्स वाला, इसको बोलते हैं रीनल पैपिला। ये नाम याद करने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इन्हीं नाम का यूज करेंगे। और फिर ये नहीं पता होगा कि काइलेक्स क्या होता है? क्या चीज? थाईलैंड? काइलेक्स क्या होता है? ये कैलेक्स अभी बताऊंगी सुनो, ठीक है। तो ये पिरामिड के जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं रीनल पैपिला, ठीक है। ये सब आ गए, हाँ ये सब बता दिया मैंने। अब कैलिक्स सुनो क्या है, लास्ट बात है बस, कोई भागना नहीं बीच में से, बहुत सारे बच्चे चले गए। देखो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? पिरामिड्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स आर देयर,
ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इनमें क्या है, नेफ्रॉन्स है। अभी मैंने तुम्हें बताया इसमें क्या है, ये नेफ्रॉन्स है। एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स है। ठीक है, सब में क्या बन रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये यूरिन क्या होगा, यहाँ पे कलेक्ट होके ट्यूब्स के अंदर गिरेगा, ऐसे मान के चलो। ठीक है, किसमें जाएगा, सब में बन रहा है, तो क्या होगा, कलेक्ट होगा ना किसी चीज में। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे पोर्शन है छोटे छोटे। ठीक है, ये पोर्शन आगे चल के एक कॉमन पोर्शन में गिर रहे हैं। सही है, जैसे कि यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे निकल के यूरिन क्या आएगा, इस कॉमन एरिया में आ जाएगा। तो ये जो पिरामिड के नीचे डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स आर देयर, इनको तो बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ठीक है, और बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलके जब क्या कर रहे हैं, यहां से भी माइनर कैलिक्स के थ्रू आ रहा है यूरिन, यहां से भी आ रहा है, तो ये कॉमन एरिया में आ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं मेजर कैलिक्स। ठीक है, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद जो पोर्शन है, ये ब्रॉड एरिया, इसको बोलते हैं फिर रीनल पैलेस। और रीनल पैलेस के बाद ये कहा जाएगा, फिर जाएगा यूरेटर के अंदर। देखो यहाँ पे, देखो इस वाले डायग्राम में, इसमें दिख रहा है, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। मेडुलरी पिरामिड के नीचे जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोल रहे हैं, जो बेसिकली यूरिन को कलेक्ट करेगा, उसको हम बोल रहे हैं ये ब्राउन सा स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, दिस इज कैलिक्स। इसमें भी आपके बुक में सिर्फ कैलिक्स लिखा है, लेकिन ये होता है माइनर कैलिक्स, छोटा। ठीक है, माइनर कैलिक्स। ये माइनर कैलिक्स सारे यहां पर ज्वाइन हो रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, इसको फिर बोलते हैं मेजर कैलिक्स। आपकी बुक में जो लिखा है वो कैलिक्स ऐसे लिखा हुआ है कि ये एक्सटेंशन है किसका, एक तरीके से प्रोजेक्शन है पेल्विस का, कि पेल्विस क्या हो रही है, जाके अलग अलग ट्राइंगल से इनसे अटैच हो रही है। क्योंकि देखो सबका फंक्शन क्या है, सभी को क्या कलेक्ट करना है, फ्लूइड कलेक्ट करना है। यूरिन क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड पोर्शन को कलेक्ट करने के लिए कैसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसे फनल जैसा होगा ना, तो सब जगह वही है। देखो इस मैम एक बार पेल्विस दिखाना। पेल्विस होता है नीचे वाला पोर्शन, जो बिल्कुल यूरिन को लेके सीधे, चीज एक ही है, एक ही चीज को इन्होंने क्या करा है, रीजन्स के नाम अलग अलग करे हैं। ये पोर्शन जो है, देखो यहाँ पे दिखाया इन्होंने, ये पेल्विस दिखा दिया इन्होंने, मेजर एरिया। ठीक है, लेकिन आप उस वाले डायग्राम में देखोगे तो वो ज्यादा डिटेल डायग्राम है। यहाँ पे देखो, इसमें देखो, ठीक है, जो इसमें येलो पोर्शन ये दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ से यूरिन कलेक्ट करेगा। ये दिख रहा है तुम्हें येलो स्ट्रक्चर, यस मैम। ये है नेफ्रॉन। ठीक है, ये क्या है, ये नेफ्रॉन है। ये ऐसे जो इतनी सी लाइंस दिख रही है, ये सब नेफ्रॉन्स ही हैं। और इन सभी नेफ्रॉन्स में से एक एक नेफ्रॉन में यूरिन बन रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। तो सबसे कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना किसी चीज को, तो इन्होंने कॉमन स्ट्रक्चर नीचे लगा दिया है उसके, जिसको हम बोल रहे हैं कैलिक्स। ठीक है, जो ये येलो पोर्शन सभी पिरामिड्स के नीचे लगा हुआ है, देखो, है ना। तो ये सब यहाँ से क्या करेगा, दे माइनर कैलिक्स है, ये सब यहाँ से लिक्विड को कलेक्ट करेंगे, फ्लूइड को कलेक्ट करके कहाँ डालेंगे, इस पोर्शन में डालेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो जैसे नालियां नहीं होती, सारी नालियां घरों की कहाँ जाती है, मेन जो मेन रोड वाली नाली होती है वहां पे चली जाती है। दिल्ली में तो अब नहीं है शायद। ठीक है, और फिर वहां से कहाँ जाएगा फ्लूइड, मेन जो सीवर होगा उसमें जाएगा। तो ऐसे ही समझ लो इसको, यहाँ से क्या हो रहा है, यूरेटर के नीचे क्या है? यहाँ से आएगा, फिर ये पोर्शन जो आगे का रीजन है उसको पेल्विस बोला है। पेल्विस के बाद जो रीजन बाहर आया उसको फिर यूरेटर बोला है। पेपिला क्या यहाँ है, पे ऐसे एरो डाला है, उसके नीचे क्या बना हुआ है? क्या क्या, यहाँ पे आपने अभी एरो डाला है, उसके नीचे कौन सा क्या पार्ट है? समझ नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज कट रही है। पेपिला पूछ रहे हो ना आप? तो मैम अभी जो आपने जहाँ पे एरो डाला है ना पेल्विस पे, उसके नीचे क्या है? ये यस मैम। ये तो टिश्यू दिखाया है एक तरीके से। पिछली क्लास में भी बच्चे यही पूछ रहे थे ये क्या है। ये कुछ नहीं है, इन्होंने कट करा है ना किडनी को, तो एक तरीके से टिश्यू मान लो इसको सिर्फ। ठीक है, ओके मैम। पेपिला क्या होता है, देखो जो ये पिरामिड है ना, जो ये ट्राइंगल ट्राइंगल से दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, जो इसका ये नीचे का पोर्शन है, कोनिकल एंड का पोर्शन, इसको बोलते हैं रीनल पेपिला। ठीक है, जो पिरामिड का नीचे कोनिकल पोर्शन है,
दैट इज रीनल पैपिला। समझ आई बात? अब आज के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है, इसको थोड़ा सा देख के आना। नेक्स्ट क्लास में हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हमने किडनी का पढ़ा है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, इसको देख के आना, फिर नहीं तो लिंक नहीं होंगी चीजें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस चैप्टर में क्योंकि नाम बहुत है। सही है, हम यहाँ से कल नेक्स्ट क्लास में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो बेसिकली यूरिन का फॉर्मेशन करेगी। सही है, चलो ओके बाय। बाय मैम, गुड नाइट मैम। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। सुनो सुनो, सैटरडे को तुम्हारा फिर सर्कुलेशन वाले सैटरडे को तुम्हारा सर्कुलेशन वाले चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है? सैटरडे को नहीं, सॉरी संडे को, ठीक है? और सैटरडे को होगी क्लास, जैसे रिवीजन क्लास हुई थी ना इस बार, सेम वैसे ही